नमस्कार। अनादि टीवी की इस प्रस्तुति में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर बात कोरोना की, वो मामला जो लगातार नए रूप ले रहा है। कहीं ये खबर राहत देती है कि इसके मामले देश में कम हो रहे हैं, तो कहीं ये बात भी हौसला बढ़ा रही है कि कोरोना के खिलाफ भारतीयों की शारीरिक क्षमता बढ़ रही है। मगर कुछ और ऐसी बातें भी सामने आई हैं जो अब भी डरा रही हैं। मसलन एक रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना का वायरस सतह यानी सरफेस पर 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। एक और रिपोर्ट बताती है कि यदि हिंदुस्तान में किसी परिवार का सदस्य कोरोना के गंभीर संक्रमण की चपेट में आता है तो उसके 10 दिन के इलाज का खर्च भी उस परिवार के लिए 1 महीने के खर्च से ज़्यादा हो जाएगा। एक भयानक बात और, अब तक माना जा रहा था कि कोरोना के आँख के ज़रिए किसी को संक्रमित करने की गुंजाइश कम होती है, लेकिन अब चीन में एक महिला की आँख में ही कोरोना का वायरस पाया गया है, जबकि इस महिला ने 2 महीने पहले ही कोविड-19 को मात दी थी। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इधर लॉकडाउन हटने के बाद देश के ज़्यादातर हिस्सों में जहां प्रदूषण बढ़ा है, वहीं जानकार ये चेतावनी दे रहे हैं कि आबो हवा खराब होने से कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा। कुल जमा स्थिति ये दिखती है कि कोरोना का रोना अभी और लंबा खिंच सकता है। आज की चर्चा इसी बात पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी के CSIRO के शोधकर्ताओं ने पाया है कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस फोन और बैंक नोट्स पर 28 दिनों तक जिंदा रह सकता है। एजेंसी का कहना है कि ठंडे और अंधेरे वातावरण में वायरस ज्यादा वक्त तक जीवित रह सकता है। शोधकर्ताओं ने सार्स कोरोना वायरस के जीवित रहने को लेकर अंधेरे में 3 अलग-अलग तापमान में परीक्षण किया और पाया कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वायरस के जीवित रहने की दरों में गिरावट आई। वैज्ञानिकों ने पाया कि 20 डिग्री सेल्सियस में SARS-CoV-2 मोबाइल फोन की स्क्रीन स्टील, कांच और प्लास्टिक के बैंक नोट की सतह पर बेहद मजबूत बना हुआ था और 28 दिनों तक जिंदा रहा। रिसर्च में यह भी मिला कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में वायरस के जीवित रहने की दर घटकर 7 दिन हो गई है और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में वायरस 24 घंटे के भीतर तक जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के लिए 3 अलग-अलग तापमान पर परीक्षण किए। रिसर्च करने वालों का कहना है कि कॉटन जैसी खुदरा सतहों पर सबसे कम तापमान पर 14 दिनों तक वायरस जीवित रहा। वायरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित शोध में पाया गया कि पहले किए गए शोध की तुलना में यह काफी लंबा समय था, जिसमें पाया गया था कि गैर खुदरी सतहों पर वायरस 4 दिनों तक जीवित रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के सेंटर फॉर डिजीज के डायरेक्टर ट्रेवर ड्रूबू के मुताबिक इस रिसर्च में अलग-अलग सामग्रियों पर वायरस के सूखे नमूनों को शामिल करने से पहले परीक्षण किया गया, जिसमें अत्यंत संवेदनशील प्रणाली का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जीवित वायरस के निशान पाए गए जो कोशिकाओं यानी सेल को संक्रमित करने में सक्षम थे। ड्रूबू के मुताबिक इसको कहने का मतलब यह नहीं है कि वायरस की मात्रा किसी को संक्रमित करने में सक्षम होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को लेकर लापरवाही करता है और उसे छूता है और फिर मुंह या आंख छूता है तो हो सकता है वह संक्रमित हो जाए। ये तो हुई रिसर्च की बात। अब एक रिपोर्ट पर भी गौर जरूरी हो जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना का इलाज अब भी इतना महंगा है कि अगर घर का एक सदस्य भी इसकी चपेट में आता है तो 80% परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी।
आंकड़ों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन भी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा तो इसका बिल उसके परिवार के मासिक खर्च से दोगुना ज्यादा होगा। समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है कि दुनिया के हर 10 में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका है। उस हिसाब से भारत की करीब 13 करोड़ आबादी इसकी चपेट में आ चुकी होगी। इसमें से ज्यादातर लोग वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं जिनमें लक्षण जाहिर नहीं होते हैं। ये लोग प्रसार के बड़े मीडियम हो सकते हैं। यह बात ऐसे समय और डराती है जब पूरा देश लॉकडाउन से खुल चुका है। आगामी 17 अक्टूबर से त्योहारों का आगाज हो रहा है, जिनका उल्लास लंबे समय तक कायम रहेगा। त्योहारों के दौरान लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं, ज्यादा घुलते मिलते हैं, खरीदारी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चीन में कोरोना का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 64 साल की बुजुर्ग महिला की आंखों में कोरोना वायरस मिला है। यह जानकर और ज्यादा हैरत होती है कि कोविड से ठीक होने के 2 महीने बाद उसकी आंखों में वायरस मिला। अस्पताल से घर जाने के 8 दिन बाद उसकी दाईं आंख में दर्द होना शुरू हुआ। चीन के वुहान स्थित सेंटर थिएटर कमांड अस्पताल में महिला की आंखों की 2 बार सर्जरी हुई। दाहिने आंख की सर्जरी 14 मार्च को, बाएं आंख की सर्जरी 15 मार्च को की गई। इसके बावजूद भी आंखों में लगातार दबाव और दर्द बढ़ता रहा। 10 अप्रैल को फिर से उसकी सर्जरी की गई और इस दौरान जब आंखों से लिए गए टिश्यू सैंपल की जांच की गई तो उसमें कोरोना वायरस का प्रोटीन मिला। यानी कोरोना का संकट इसके घटते मामलों के बीच अब भी कायम है और ऐसा तब है जब कई देशों में इस वायरस की सेकेंड वेव ने दहशत मचा रखी है। दरअसल स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक है। निश्चित रूप से भारत में डेथ टोल जो है, डेथ जो प्रतिशत है कोरोना से, उसमें खासी कमी आई है। मरने वालों की संख्या पहले के मुकाबले घटी है। लेकिन सबसे गंभीर तत्व ये है, सबसे गंभीर तथ्य ये है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में मौजूद है और आए दिन लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसका एक भी केस कई सारे लोगों को बीमार कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में ये चुनौती लगातार बनी हुई है। और सबसे बड़ी जो बात हो जाती है वो ये है कि त्योहारों का मौसम नज़दीक आ रहा है। जाहिर बात है कि लोग बाहर निकलेंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उनमें भी लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली होंगी, सभाएं होंगी। इन सबसे बड़ा ख़तरा और भी ये हो जाता है कि लोग इस बात को, अधिकतर लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि कोरोना किस कदर ख़तरनाक रूप से आज भी हमारे बीच में मौजूद है। लोगों की दरअसल मानसिकता इसकी बहुत बड़ी दोषी है। उन्हें इस बात को, जब वो अखबार में पढ़ते हैं कि कोरोना के मामले घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जहन में बात बैठा लेते कि इसका मतलब है कि कोरोना अब ख़त्म होने की कगार पर है। वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये रोग, ये वायरस अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी कोई दवाई नहीं आई है। केवल प्रिवेंशन के ज़रिए ही इससे फ़िलहाल बचा जा सकता है। मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, सैनिटाइजेशन के ज़रिए बचा जा सकता है। लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमने भोपाल की साइकोलॉजिस्ट श्रुति सक्सेना से इस बारे में उनकी राय पूछी, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप खुद सुनिए। अगर इसको आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं, एक छोटी सी चीज़ कि जब हमारे पास कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तब हम लोग डर के मारे घर के अंदर चुपचाप बैठे रहते थे जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही कोरोना के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल गई कि उसके दुष्परिणाम क्या हैं और उससे बचाव और रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अचानक से ये कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पे कैसे पहुंच गया, हर दिन के एक्टिव केसेस कैसे बढ़ने लग गए। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक फिनोमेना होता है सोशल लोफिंग। जब किसी काम को बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी पे दे दिया जाता है तो उस काम की क्वालिटी गिरने लगती है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अनलॉक की प्रोसेस के साथ में भी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे आजू बाजू वाला कोई भी कहीं निकल रहा है तो हम थोड़े और
ईगर हो जाते हैं कि अब हम भी बाहर निकलें। हम दूसरों को देख के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। इसी की जगह मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप आर्थिक काम के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, अगर आप सिर्फ पार्टी करने के लिए इच्छुक हैं और इसके लिए मिलने जुलने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, तो 2 मिनट रुक के आप सोचिए कि हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, पर हो सकता है आप जिस वायरस को घर पर लेके आ जाएं, आपके घर वालों की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग ना हो, आपके आस पड़ोस में आपकी बाइयाँ जहाँ पे जाती हैं काम करने के लिए, उन लोग की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग ना हो और आपकी वजह से वहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पे पहुँच जाए। ये मौका है आपका हीरो बनने का, हीरोइन बनने का, और अपने ऊपर जो आपका संयम है उसे दिखाने का। जैसे आप दूसरों को देख के बाहर निकलने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप वैसा ही इंस्पिरेशन किसी और को दें, जहाँ पे आप बाहर ना निकलने के लिए सामने वालों को इंस्पायर कर पा रहे हों। यूँ तो कोरोना का मामला, वायरस का मामला मेडिकल फील्ड का, तो इसकी बात की शुरुआत मेडिकल टर्मिनोलॉजी में की जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार जो अध्ययन हो रहे हैं, लगातार जो खबरें आ रही हैं, न सिर्फ भारत से बल्कि हमारे बाहरी जो मुल्क हैं, दूसरे मुल्क हैं, यूरोप को भी ले लें, तो ये सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है कि लोगों का जो लापरवाह रवैया है, लोगों का जो एक मानसिक अपने साथ में एक लापरवाही है और अपने साथ साथ समाज के साथ भी लापरवाही है, उसके चलते ही कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पर प्रभावी तरीके से रोक नहीं लगाई जा पा रही है। हम आपको बता दें, अमेरिका इस दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षित लोगों वाले देश में शुमार किया जाता है। अमेरिका वो जगह है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन उस अमेरिका में पूरे लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया कि वे बंदिशें सहन नहीं करेंगे। उस हिसाब से हमारे देश का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, लोगों ने लगातार उस व्यवस्था को सराहा, लोगों ने उन चीज़ों को माना, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से नहीं हो सका। इसकी वजह ये रही कि कोरोना को लेकर अब नई चीज़ें सामने आ रही हैं। भोपाल के रहने वाले डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कोरोना को लेकर जो नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उन स्थिति में मेडिकल फील्ड की क्या दशा और दिशा रह जाती है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, स्वागत है आपका। जी नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर गर्ग, आज की जो बातचीत है, ऑस्ट्रेलिया में एक शोध हुआ है, वो ये बताता है कि कोरोना का जो वायरस है वो मोबाइल फ़ोन या कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ हो, इस तरीके के सरफेस पर वो 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। ये रिसर्च सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की बात है। क्या लगता है आपको, इसके चलते कोरोना के मामलों को लेकर हेल्थ के चैलेंजेस और कितने बढ़ चुके हैं अब? देखिए, हेल्थ के चैलेंजेस जो कोरोना को लेकर थे वो तो अपनी जगहों पर हैं ही हैं, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन खत्म किया गया है या जिस तरह से अब जनता ने मान लिया है कि कोरोना के साथ ही हमें रहना है, और वो एक तरह से लापरवाह होकर सड़कों पर भीड़ और दूसरे क्षेत्र में अपने आप को इन्वॉल्व करती जा रही है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। क्योंकि कोरोना के मायने अपने आप में और भी अलग तरीके से निकल कर आ रहे हैं। जैसे सामान्य तौर पर हम किसी वायरल इन्फेक्शन में देखते हैं कि आदमी के अंदर इम्यूनिटी बन जाती है एक बार संक्रमित होने के बाद, और फिर वो दोबारा उसको कभी होती नहीं। यही वैक्सीन बनने की प्रक्रिया है, इसी के ऊपर वैक्सीन कामगार होती हैं, काम करती हैं कि एक बार आपने वैक्सीन लगा दिया तो फिर वो उसके खिलाफ उसके अंदर इम्यूनिटी बन जाती है, तो फिर उसको संक्रमण नहीं होता है। लेकिन कोरोना में हम लगातार देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को भी ध्यान होगा कि मार्च के महीने से, ये रिसर्च तो अब आई है, लेकिन मार्च के महीने से हम लगातार अपने सारे साइंटिफिक पेपर्स में ये बात कर रहे हैं कि कोरोना चूंकि कोविड सीरीज का 7वां वायरस है, और इसके पहले के 6 वायरस के लिए ना तो ढंग से कोई दवाई ढूंढी जा सकी है और ना ही कोई वैक्सीन बन पाई है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा कि इस वायरस की भी कोई वैक्सीन बन पाए या कोई दवा मिल पाए, और यही हुआ है। साथ ही जिस तरह से वायरस अपने आप को निर्जीव सतहों पर जिंदा रख सकता है जब तक कि उसको उसका संक्रमित व्यक्ति का शरीर ना मिले, तो इसी तरह से वो वायरस आपके शरीर के जरिए, आपके मल मूत्र के जरिए, आपके बलगम, खांसी, खकार के जरिए जहां जहां पर भी गिरता है वहां काफी समय तक जीवित रहता है। इस वजह से जो सार्वजनिक स्थान की जगह हैं जहां पर आदमी हाथ लगाता है, जैसे दरवाजे के हैंडल हों, या जिस तरह से हम कहें कि करेंसी नोट्स हैं, या जिस तरह से कोई भी और ऐसी चीज जिसमें कि उस सतह पर वो मेटल पर वायरस जिंदा रह सकता है, तो वहां से वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इसी तरह से वो मल मूत्र के जरिए आपके वाटर सोर्सेस को भी कर सकता है।
तो इस बीमारी से सांस की जो बीमारियां बार बार देखने को मिल रही हैं और लोगों में हार्ट अटैक से मौतें ज्यादा हो रही हैं, और आने वाले समय में ये भी संभावना है कि मल मूत्र के जरिए, पीने के पानी के सोर्स के जरिए वाटरबोर्न डिसीजेस के तौर में भी ये वायरस आने वाले समय में बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है। अभी वैज्ञानिकों को, अभी लोगों को बहुत सोचने समझने की जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशंस तो होते रहेंगे कि कितने दिन बचे। मुद्दा ये नहीं है कि 5 दिन जिंदा रहा या 28 दिन जिंदा रहा, वो संक्रमण फैलाने के लिए पर्याप्त है। और आपको मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था के साथ बहुत सतर्क रहना होगा आने वाले अगले कम से कम 2 साल के लिए। ये आपके हमारे जरिए सबको मैसेज जाना चाहिए कि जनता बिल्कुल लापरवाह ना हो, और जनता बिल्कुल ये प्रयास ना करे कि वो इतनी लापरवाह हो जाए कि वो चिंताएं करना छोड़ दे। जैसे हम अभी चुनावी रणनीतियों में देख रहे हैं, चुनावी सभाओं में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि अब सरकार ने भी ढील दे दी है कि मॉल्स भी खुलेंगे, पिक्चर हॉल भी खुलेंगे। ये ठीक नहीं है। जी जी डॉक्टर गर्ग, यहीं पर इसके जुड़ी एक और बात है, और वो जिस शोध की हम बात कर रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुद्दा बहुत प्रमुख ये नहीं कि 28 दिन जिंदा रह गए 5 दिन, लेकिन एक इस रिसर्च का एक और ख़तरनाक जो पक्ष सामने आया, जो बात पहले भी आ रही थी कि ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री तक अगर होता है तो इसका वायरस थोड़ा जल्दी ख़त्म हो सकता है, लेकिन बिलो 40 डिग्री इसके वायरस के ज़िंदा रहने की आशंका और बढ़ जाती है, बल्कि ज़िंदा रह भी जाता है। तो अब जबकि यहाँ पर हिंदुस्तानी मौसम में तब्दीली आने वाली है, ठंडक आने वाली है, नमी का भी सीज़न अभी चल ही रहा है, तब कोरोना को लेकर भारत में चैलेंजेस और कितने अधिक बढ़ जाते हैं। देखिए, ये बात भी हम हमारे साइंटिफिक पेपर्स में, अखबारों में, आर्टिकल्स में मार्च अप्रैल के महीने में लिख चुके हैं कि एक तो तापमान को लेकर इस वायरस के नष्ट होने की कोई भी संभावनाएं हमको नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमने गर्म प्रदेशों में, गर्म देशों में इससे ज्यादा मौतों के आंकड़े देखे हैं। लेकिन ठंडे प्रदेशों में और भी चीजों की वजह से ये वायरस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में जैसे जैसे ठंड का मौसम आएगा वैसे वैसे हार्ट की और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन खत्म हो गया, सड़कों पे गाड़ियां निकल पड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा हवा में संक्रमण फैलाने वाला जो कारण है वो गाड़ियों का प्रदूषण है। ये प्रदूषण आपके फेफड़ों की स्थिति को, आपके हवा की स्थिति को और खराब करेगा। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में हर साल करीब करीब 50 से 60 लाख मौतें सिर्फ हवा पॉल्यूशन के संक्रमण से, फेफड़ों की बीमारियों से होती हैं। हर साल हमारे देश में 5 से 6 लाख लोग सिर्फ टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। तो मैं यहाँ ये सबको एक तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ, या उनको एक तरह से पॉजिटिव खबर देना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने के कोरोना संक्रमण की वजह से हमारे देश में भले ही लाख मौतें हो गई हों, लेकिन ये टीबी की मौतें कहाँ हैं जो पिछले साल के मुकाबले 5-6 लाख हो जानी चाहिए थी। वो फेफड़ों के पॉल्यूशन से, फेफड़ों के हवा के संक्रमण से जो फेफड़ों की बीमारी से मौत होना थी 50-60 लाख, वो कहाँ है। वाटरबोर्न से होना थी, वो कहाँ है। हमने आपदा में कुछ तो सीखा है। लॉकडाउन का फर्क ये पड़ा है कि चीजें सुधरी हैं, पर्यावरण सुधरा है, कंटेमिनेशन सुधरा है, जल स्रोत का संक्रमण सुधरा है। तो सबको प्रयास ये करना चाहिए कि व्यवस्था को आगे बढ़ा ले जाएं। तो कम से कम आने वाले दिसंबर जनवरी के मौसम में जब हम ये आकलन कर रहे हैं कि कमरता इस बीमारी का हम सेकेंड पीक देखेंगे, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा मौतें होंगी, क्योंकि हार्ट और लंग के संक्रमण से होने वाली मौतें तो ऑटोमेटिकली होने वाली हैं ठंड के मौसम में। उसमें कोरोना और कहर ढाएगा, तब क्या होगा। आज लोग कह रहे हैं कि आंकड़े कम हो गए हैं, लेकिन मैं इसको एक छद्म नूरा कुश्ती मानता हूं, क्योंकि मैं आज ही अखबारों में खबर देख रहा हूं कि भोपाल के सभी अस्पतालों के आईसीयू भरे पड़े हैं। अगर संक्रमण कम हो रहा है तो आईसीयू क्यों भरे पड़े हैं। जी जी डॉक्टर, ये सोचने की बात होगी। हमें इस व्यवस्था से पब्लिक को बाहर निकालना होगा, पब्लिक को बेफिक्र नहीं होना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा बचाव आज की तारीख में यही है कि आप अपने आप के, अपने फेफड़ों तक, अपने नाक, मुंह, कान के जरिए, आंख के जरिए संक्रमण को अंदर ना जाने दें। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। जी जी डॉक्टर गर्ग, एक सवाल आपसे आखिरी और था। चीन में कल एक ऐसी महिला सामने आई है जिसको 2 महीने पहले कोरोना नेगेटिव डिक्लेयर किया गया था, और कल उसकी आँख के अंदर कोरोना का प्रोटीन मिला है। क्या मेडिकल साइंस के लिए ये किस्म का नया चैलेंज है, क्योंकि आँख को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा आदमी, उस पर तो वो पट्टी या मास्क बांध के चल नहीं सकता है। तो क्या कोई नया चैलेंज है पूरी मानवता के लिए और ख़ास तौर से मेडिकल साइंस के लिए?
देखिए, चैलेंजेस लगातार मेडिकल साइंस के सामने खड़े होते हैं, मानव जाति के सामने लगातार चैलेंजेस खड़े होते हैं। बीमारियां वही हैं, बीमारियां वही कायम हैं, लेकिन बीमारियां मनुष्यों की लापरवाही से, उनकी एक तरह से जो ढीठता है, जिसको मैं हठधर्मिता कहूँ कि वो पर्यावरण के खिलाफ लगातार काम कर रहा है, वो हरियाली के खिलाफ लगातार काम कर रहा है, वो शहरों को जंगलों से कंक्रीट में कन्वर्ट कर दे रहा है, वो पानी के सोर्सों को सुरक्षित नहीं कर रहा है। तो ये बीमारियां चूंकि उसकी इम्यूनिटी खराब करती हैं, उसके अंदर चूंकि हर चीज में, चाहे वो खाने के सब्जियां हो, पौष्टिक पदार्थ हो, उसमें जो जहर उसके अंदर पहुंच रहा है, जिसकी वो चिंता नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से बीमारियां लाइलाज होती जा रही हैं। आपने कहा आंख में पाया गया वायरस, ये वायरस प्रैक्टिकली मल मूत्र से लेकर, वीर्य से लेकर स्तन मिल्क तक में, गर्भवती महिलाओं तक में निकाल लिया गया है। तो ये तो बहुत छोटी सी व्यवस्था है कि उसको जहां भी कोई ऐसी सरफेस मिलेगी जहां पर वो रुक सकता होगा, तो वो हमारे सेल के साथ तुरंत मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है। ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया, ये किसी भी वायरस बैक्टीरिया की प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका पौष्टिक भोजन आप ले रहे हैं, आप लगातार गर्म गर्म पेय पदार्थ ले रहे हैं, आप भीड़ से दूर हैं, आप 1 से 1.5 घंटा धूप में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भरपेट रिलैक्स होकर नींद ले रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ऐसे मरीजों का बहुत अच्छा इलाज होता है। और नहीं तो ये बीमारी बार बार प्रकट करती है। इस बीमारी में बार बार मरीज हम देख रहे हैं कि एक बार ठीक हुआ, 2 महीने बाद फिर उसको दोबारा कुछ हुआ और उसकी मौत हो गई। हमने कल ही अखबार में देखा कि हेल्थ के एक बड़े उप संचालक की जिम करते समय डेथ हो गई, वो 2 महीने पहले संक्रमित होकर ठीक हुए थे। तो ये लोगों को मानना होगा कि एक बार आप संक्रमित हो गए हैं तो आप पहले जैसी नॉर्मल लाइफ जीने के लायक नहीं है। आपको भीड़ के साथ नहीं रहना है, लेकिन आपको अपने परिजनों की दृष्टि के अंतर्गत रहना है, ताकि आपको कुछ भी हो तो आपको उपचार तुरंत मिल सके। जी जी, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की हठ धर्मिता के चलते ऐसे मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात लीजिए, परसों वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता से कहा कि यदि वो मास्क नहीं पहनती है तो उसे कोरोना के लिए लॉकडाउन और लंबा सहने को तैयार होना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के इस कथन के बाद महाराष्ट्र में लोगों के बीच बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना के चलते बहुत लंबे समय से और शायद देश में सबसे ज़्यादा लंबी अवधि के प्रतिबंध लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की जनता इन प्रतिबंधों को किस तरीके से देख रही है, सरकार के रवैये को किस तरीके से देख रही है, स्वतंत्र पत्रकार और लेखक जो महाराष्ट्र में रहते हैं शिशिर घाट पांडे, उनके ज़रिए हमने इस बात को जानना चाहा। शिशिर ने क्या कहा, आप देखिए। एक और कोरोना महामारी ने महाराष्ट्र वासियों का जीवन झकझोर डाला है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर डाला है। तो दूसरी ओर कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय का बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान आया है कि या तो जनता पूरी तरह से सावधानी बरते, अन्यथा पुनः लॉकडाउन के लिए तैयार है। तो क्या मुख्यमंत्री महोदय ये कहना चाहते हैं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार की कोई जवाबदारी नहीं, सरकार कोरोना से निपटने में अब पूरी तरह से अक्षम है और जनता की ही पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि वो स्वयं जोखिम उठाए या सावधानी बरते और अपनी रक्षा स्वयं करे। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि देश भर में जहां कोरोना से 1 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, तो अकेले महाराष्ट्र में 40,000 से ज़्यादा लोग अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं। देश भर में सबसे ज़्यादा प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय इस पर संवेदनशीलता दिखाने के बजाय, गंभीर होने की बजाय, बड़ा ही आश्चर्य है कि सीधी जवाबदारी, जिम्मेदारी जनता पर थोप रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने एक और बड़ी ही बचकानी बात कही है कि कोरोना विदेश से आया हुआ मेहमान है, ये कब वापस जाएगा हमें कुछ पता नहीं। तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान और वक्तव्य जो है किसी सरकार का मुख्यमंत्री दे और अपनी तमाम जिम्मेदारियों जवाबदारियों से पल्ला झाड़ते हुए सीधा सीधा दोषारोपण जनता के ऊपर करे, इससे दुखदाई बात किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य की जनता के लिए और कुछ नहीं हो सकती। एक और महाराष्ट्र की स्थिति सारे देश से अलग नहीं है। बात यह है कि वहाँ पर इसके मामले सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं।
शिशिर घाटपांडे का ज़रूर ये मानना है कि मुख्यमंत्री ने सारी जिम्मेदारी राज्य की जनता पर ही डालने जैसी बात कही है, लेकिन एक फैक्ट यहाँ पर यह भी रह जाता है कि जिन राज्यों में सख्ती नहीं दिखाई गई या लॉकडाउन जिस देश में ख़त्म किया गया उसके बाद कोरोना के मामले बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जनता निश्चित रूप से इस बात से परेशान है कि कब तक वो लॉकडाउन झेले, कब तक वो प्रतिबंध में रहे, और कहीं ना कहीं राज्यों की सरकारें, देश की सरकार इस बात के लिए परेशान है कि आखिर कैसे करके इस समस्या पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सके। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग ने कहा कि करीब आने वाले 2 सालों के लिए हमें कोरोना को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, और उसके बीच में अगर इस तरीके की बातें कि कोरोना का वायरस 28 घंटे सरफेस पर ज़िंदा रह सकता है, मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर ज़िंदा रह सकता है, किसी प्लास्टिक सरफेस पर, प्लास्टिक करेंसी पर ज़िंदा रह सकता है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना ही करना है, और इन सारे ख़तरों से गुज़रते हुए, इन सारे रिस्क को उठाते हुए इन्हें इस्तेमाल करना है। तो सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि सावधानी अपनाई जाए, सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि मास्क का पालन किया जाए, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वे यही है कि समय पर सैनिटाइज हुआ जाए, भीड़ से जितना बच सकते हो बच सकें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो किसी में फ़र्क नहीं करती, पलक झपकते ही किसी को भी दबोच सकती है। बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के एक शोध की नहीं है, बात यह है कि सारी दुनिया के मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि दवाई आने से पहले तक सुरक्षा ही बचाव है, और जब तक सुरक्षा के सारे इंतज़ाम हम अपने स्तर पे नहीं करेंगे, जब तक सारी एहतियात हम अपने अपने स्तर पे नहीं अपनाएंगे और उस भावनाओं को दूसरों तक प्रसारित नहीं करेंगे, तब तक कोरोना के कहर से निजात पाना शायद ही संभव हो सकेगा। तो अब आज की प्रस्तुति समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।